गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है जनवरी 16। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर कवर करेंगे। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, हम लोग एक प्रोग्राम लेके आएंगे बहुत जल्द जो कि 7 दिनों का लाइव रहेगा, जिसमें जीएस के सारे टॉपिक जो एग्जाम में आने की संभावना है ना, जो बार बार रिपीट कर रहे हैं ना, उसके बारे में कॉन्सेप्चुअल और उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग यहाँ पे निःशुल्क जुड़ सकते हैं। बस आपको प्रयास करना होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना होगा और आपको यह दिखाना होगा कि आप लोग सीरियस है इस प्रोग्राम को लेकर। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम स्टार्ट लेते हैं अपने टॉपिक पे। आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या टॉपिक है, जैसे कि यहाँ पे जूते बांटने को लेकर। ठीक है, आपको पता ना दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है इलेक्शन होगा अब विधानसभा का। ठीक है, तो वहाँ पे जो है एमसीसी आपको पता ही है ना, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। इसमें क्या होता है, कोई भी राजनीतिक पार्टी या प्रत्याशी को ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जो कि इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, एक आपस में म्यूचुअली यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होता है कि कोई भी पार्टी या प्रत्याशी इस तरह के कार्य नहीं करेंगे जिससे कि यहाँ पे चुनाव प्रभावित हो, उसी को मोरल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। आइए एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे पहले तो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद दिल्ली के बारे में समझेंगे हम लोग, दिल्ली से क्या क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद हम लोग पब्लिक जो है ना, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो एक्ट है 1951 का, उसके बारे में। ये तीनों क्वेश्चन जो है ना आपको यूपीएससी में देखने को मिलेगा। यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइएगा, तीनों जगह से क्वेश्चन पूछ लिया है। एमसीसी के बारे में पूछा है कि मोरल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना, क्या इसका संविधान में जिक्र है, तो बिल्कुल नहीं है, संविधान में जिक्र इसका नहीं है। और यही क्वेश्चन यूपीएससी में स्टेटमेंट बना के पूछा था। मोरल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, तो राजनीतिक पार्टियां या प्रत्याशियों के बीच में आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम चुनाव के दौरान जो इस तरह के कार्य नहीं करेंगे। क्लियर है, और ये सब जो शपथ है चुनाव आयोग के सामने यहाँ पे बोला जाता है। दिल्ली के बारे में क्वेश्चन होता है 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है ना, ये यूपीपीसीएस और बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया है, रिपीट किया है ये वाला क्वेश्चन कि दिल्ली जो है ना 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है ना एनसीआर बना है, नेशनल कैपिटल रीजन बना है। इसको आप याद रखेंगे। दिल्ली के जो कौन होते हैं, सीएम जो होता है ना, उसका अपॉइंटमेंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, ये भी याद रखेंगे। दिल्ली हो या यूनियन टेरिटरी हो, सारे के जो है ना जो गवर्नर जो होते हैं उसका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, वो करते हैं हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जो भी पार्टी स्टेट पार्टी है या राज्य पार्टी है, मतलब नेशनल पार्टी है या स्टेट पार्टी है, इसका जो है ना पंजीकरण किस एक्ट के तहत होता है, तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 29A के तहत होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है। आप सभी जानते हैं कि टोटल 6 जो है नेशनल पार्टी है अभी, जिसमें आप भी एक नेशनल पार्टी के रूप में जुड़ गया है। ये कोटेशन है कि जो शासन करते हैं, जैसे कि आईएएस आईपीएस जो होते हैं, जो यहाँ के डीएम वगैरह होते हैं, अगर जिला स्तर पर हम बात करें तो उन्हें देखना चाहिए कि लोग प्रशासन पर किस तरह का प्रतिक्रिया करते हैं। जो भी होते हैं वो नौकर ही होते हैं, वो जनता के क्या होते हैं, नौकर ही होते हैं। जितने भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का यहाँ पे आप तैयारी कर रहे हैं या बनने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, उनका कर्तव्य क्या होता है कि शासन के प्रति लोगों का क्या यहाँ पे रिएक्शन है, उसको यहाँ पे जानना होता है। ठीक है, क्योंकि आखिरकार जनता ही मुखिया होती है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता ही अल्टीमेट मालिक होती है, याद रखेंगे आप। और ये कोटेशन जो है ना लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया है, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। ये है एडिटोरियल पेज का आज का आर्टिकल। यहाँ पे गरीबी के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, क्या चीज के बारे में डिस्कस किया गया है, गरीबी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, पॉवर्टी। ठीक है, तो इस आर्टिकल को जब आप पढ़ेंगे ना, तो पहले पीटी के हिसाब से देख लीजिए। यहाँ पे जो है ना पीटी के लिहाज से ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये पूछता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का भारत का रैंकिंग कितना है, 111 है। कितना में, 125 कंट्री में। याद रखिएगा, VBI है, आने वाले एग्जाम के लिए बनेगा ये, पहला फैक्ट हो गया। दूसरा देख लीजिए, यहाँ पे नीति आयोग जो है ना एक रिपोर्ट निकालती है, नीति आयोग, नीति NITI नीति आयोग, ठीक, क्या निकालती है, मल्टी जो है ना पॉवर्टी इंडेक्स निकालती है। ये दोनों क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे पूछे भी जाएंगे, 2 हो गया। तीसरा देख लीजिए, यहाँ पे यूपीएससी क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछेगी। अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगी आपसे कि अभी हाल ही में जो गरीबी का जो परसेंटेज कम हुआ है, वो शहरी क्षेत्र में ज्यादा हुआ है या ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा हुआ है, सुधार कहाँ पर ज्यादा देखने को मिला है, तो हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में। ये याद हो गया। फिर यहाँ पर देखेंगे कि ये 3 फैक्ट हो गया, ये यूपीएससी स्टेटमेंट बना के पूछेगी आपसे। फिर यहाँ पे बहुत सारे स्कीम के बारे में दिया गया है, वो तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे, जैसे सौभाग्य योजना के बारे में। आइए अब यहाँ पर देख लेते हैं कि गरीबी में जो दर परसेंटेज जो कमी आया है, ठीक है, तो उसके पीछे जो है ना किस योजनाओं का योगदान है, किस तरह का प्रयासों का योगदान है। तो यहाँ पे जो है ना आपको बता दें कि ग्रामीण इलाकों में जो गरीबी का जो परसेंटेज में कमी आया है, ठीक है, उसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं,
तो वजह को लेकर यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाइएगा या कारण लिखिएगा। फ्लो चार्ट में यहाँ पे आपको डिस्कस करना है। जैसे कि ग्रामीण इलाकों में ना पीने का पानी पे ज़्यादा फोकस किया गया है, पीने का पानी पे। क्यों? अगर पीने के पानी को हम साफ पिलाएंगे उनको तो उनको बीमारी कम होगी और वो पैसे जो है ना बीमारी के इलाज के लिए कम खर्च कर पाएंगे और उनसे क्या होगा, परचेजिंग पावर उनका बढ़ेगा। तो पीने के पानी पे फोकस किया गया है। दूसरा यहाँ पर देख लीजिए आयुष्मान आरोग्य जो योजना है वो भी यहाँ पे कारगर साबित हुआ है। लोगों को यहाँ पे बेहतरी के लिए इलाज सुविधा मिल रहा है। थर्ड की अगर बात करें, पीएम किसान जो योजना है, जो 6,000 रुपये मिलता है किसानों को, तो उससे क्या होता है, उनको वित्तीय सहायता मिला है और वो इसका जो है ना यूज़ जो है अपने बेहतरी के लिए कर रहे हैं, उनका परचेजिंग पावर बढ़ रहा है। फिर हम लोग बात करेंगे जो कृषि लोन है, एग्रीकल्चर जो लोन है ग्रामीण क्षेत्र में वो बढ़ा है, जिससे क्या हो रहा है कि जो किसान हैं उनको वित्तीय जो मदद मिल रहा है और वो फसल के प्रोडक्शन में अधिक से अधिक कर पा रहे हैं, जिससे क्या होगा, उनका जो खरीदने की जो क्षमता है जो है अधिक हो जाएगा और वो लोग क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में फिर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड। जो किसान क्रेडिट कार्ड है ना स्कीम, ये जो पहले किसानों को दिया जाता था, अब पशुपालक और मछली पालकों को भी दिया जा रहा है, तो उनके पास भी जो पैसा आएगा तो वो लोग खर्च करेंगे। ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जो सब्सिडी राशि है उसमें भी बढ़ोतरी किया गया है। फिर यहाँ पे जो बीमा राशि है, इंश्योरेंस है, उसमें भी बढ़ोतरी किया गया है। स्वामित्व योजना, जो कि यहाँ पे सर्वे करवा के उनको मालिकाना हक दिया जा रहा है स्वामित्व योजना के कारण, यहाँ पर ये भी क्या कर रहा है, काफ़ी यहाँ पे लाभान्वित हुआ है लोगों को गरीबी से निकालने में ग्रामीण क्षेत्रों में। इसके बाद मुद्रा योजना के बारे में बात कर दीजिएगा। उसके बाद स्टैंड अप इंडिया के बारे में बात कर दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे बात कीजिएगा स्टार्टअप इंडिया के बारे में बात कीजिएगा। ठीक है। ये सभी योजनाएं जो है ना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की संख्या को कमी करने में और उनके सशक्त करने में काफ़ी योगदान दिया है। मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सा स्कीम जो योजना है भारत सरकार का जो कि जो गरीबों को यहाँ पर सशक्त करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे सौभाग्य योजना के बारे में आप बात कीजिएगा, जो कि सभी घरों में बिजली का योगदान होता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे उज्ज्वला योजना, आपको पता है ना, एलपीजी स्वच्छ ईंधन के बारे में यहाँ पे मतलब इससे जुड़ा हुआ है। फिर जनधन खाता, फिर यहाँ पे आधार कार्ड, यहाँ पे मोबाइल उपभोक्ता, ये तमाम चीज़ जो है ना गरीबों को सशक्त करने के लिए यहाँ पे सरकार की स्कीमें चला रखी है। फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में बात कर दीजिएगा, जिसमें 80 करोड़ लोगों को यहाँ पे लाभान्वित किया जा रहा है। क्लियर है? चलिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे महंगाई को लेकर। देखिए महंगाई को लेकर ना हर एग्जाम में, अगर मेंस आपने दिया होगा, ठीक है, आपको अनुभव होगा, तो आपने देखा होगा कि महंगाई को लेकर क्वेश्चन जो है पूछ ही लिया जाता है। जैसे कि महंगाई को लेकर, महंगाई को इंग्लिश में इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इन्फ्लेशन को लेकर यही क्वेश्चन पूछता है कि एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होता है फिजिकल पॉलिसी। जो केंद्र सरकार जो काम करती है ना इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, उसको फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं, और जो आरबीआई जो काम करती है ना इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, उसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी के तहत जो है ना आरबीआई क्या करती है, जो बैंक रेट होता है, जो एसएलआर होता है, जो सीआरआर होता है, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, उनकी जो है ना दरों में क्या करती है, बढ़ा देती है, ठीक है, ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। तो फिजिकल पॉलिसी जो सरकार जो काम करती है क्या करती है, टैक्स में बढ़ोतरी कर देती है, जो एक्सपेंस होता है उसमें कमी कर देती है ना। तो ये तमाम चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। जो सब्सिडी का राशि होता है उसको कम कर दी जाती है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, राहुल गांधी जी ने जो कहा है कि कुल मिलाकर यहाँ पे पॉलिटिकल न्यूज़ है, हमें इसको इग्नोर करना चाहिए, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे लिया है क्योंकि यहाँ पे ना एक डीप स्टेट जो है ना शब्द चर्चा में, डीप स्टेट या शहरी या अर्बन नक्सलिज्म क्या होता है इसको समझ लीजिए। डीप स्टेट का मतलब क्या होता है, अभी जो है ना आरोप लगाया है यहाँ पे बीजेपी वाले जो है यहाँ पे किस पे लगाए हैं, कांग्रेस पे, कि वो जो है ना डीप स्टेट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं और वो लोग इसका फायदा उठाते हैं। क्या होता है डीप स्टेट समझ लीजिए। ये जो है ना डीप स्टेट ऐसे समूह को कहा जाता है, ऐसे ग्रुप को कहा जाता है जो गोपनीय तरीके से अपने विशेष हितों को पूरा करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी पार्टी है, वो अपने विशेष हित को पूरा कर रहे हैं डीप स्टेट के जरिए से, ठीक है। तो कैसे करते हैं, तो जो लोकतांत्रिक जो सरकार होती है ना, जो डेमोक्रेटिक जो सरकार होती है, उसको अस्थिर करने की कोशिश करती है ताकि अपने हितों को साधने के लिए सत्ता में आ सके। तो इस तरह का डीप स्टेट का मतलब होता है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछ देगा आपसे कि खबरों में रहा डीप स्टेट से आप क्या समझते हैं। तो जो अपने विशेष हितों को पूरा करने के लिए, सपोज कीजिए हमको अपना विशेष हित को पूरा करना है, तो हम क्या करेंगे, सरकार को गिराने की कोशिश करेंगे और हम सत्ता पर काबिज होने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये होता है डीप स्टेट का मतलब।
नेक्स्ट मूव करें, ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। और आपको बता दें मुंबई में जो डॉकयार्ड है हमारा, वहां पे 3 युद्धपोतों का यहाँ पे क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है, उसमें शामिल किया गया है, जैसे कि आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस बागसीर। ये तीनों नाम याद रखिएगा, वनडे एग्जाम में पूछ लेगा आपसे। इन्होंने कहा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि सैन्य समर्थ मतलब सैन्य में मजबूती का मतलब विस्तारवादी को प्रोत्साहन देना नहीं है। विस्तारवादी कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कि चाइना क्या करता है, वो अपने नेबर कंट्री के जमीनों को, ठीक है, उनके क्षेत्रों को दावा कर देता है कि ये चाइना का पार्ट है, इसी को विस्तारवादी बोलते हैं। जैसे कि ब्रिटिश लोग हम लोग पर शासन किए थे, वो लोग क्या किया, भारत में पहले व्यापार करने के मकसद से आया और फिर उसने पॉलिटिकल रूप से हमारे देश पे कब्जा कर लिया, वो रूलिंग करने लगा। तो ये सब विस्तारवादी का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। यहां तक तो ये हो गया। फ्रिगेट का मतलब क्या होता है, आप ये समझ लीजिए, फ्रिगेट का मतलब होता है युद्धपोत जहाज, वो जहाज जो कि युद्ध में के कामों में आए, उसको बोलते हैं फ्रिगेट। और मेड इन इंडिया जो तीनों जहाज है ना, हमारा आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागसीर, ये जो है ना भारत में ही बनाया गया है, भारत के द्वारा बनाया गया है, भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया है और भारत के हितों को सुरक्षा करने के लिए बनाया गया है, इसलिए इसको मेड इन इंडिया का नाम दिया गया है। फिर जब इस आर्टिकल को पूरा पढ़िएगा ना, ग्लोबल साउथ, इस बार यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछ लिया कि ग्लोबल साउथ टर्म से आप क्या समझते हैं, स्टेटमेंट बना के यहाँ पे पूछ दिया। देखिए, तो ग्लोबल साउथ का मतलब क्या होता है, वो शब्द या वो ग्रुप जो वो देश जो कम विकसित हैं, जो डेवलप ज़्यादा नहीं किए हुए हैं, डेवलप करने के राह पे हैं, उसको ग्लोबल साउथ के रूप में संदर्भित किया जाता है। और भारत जो है ना ग्लोबल साउथ के जो है ना वॉइस के रूप में काम कर रहा है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट मूव पर यहाँ पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने एम्स बोर्ड को राय लेने का निर्देश दिया है। आपको बता दें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना, जो हमारे जो किसान नेता हैं, जो जगजीत सिंह डल्लेवाल, वो पता है ना आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं एमएसपी के मांग को लेकर। तो आज हम एमएसपी पे बात थोड़ा कम करेंगे, हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट को लेकर। देखिए सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो है ना एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या पूछता है। सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे जजों की संख्या कितना है, 34 है। और ये जजों की संख्या का निर्धारण करने का पावर किसको दिया गया, संसद को दिया गया। जितना भी फैक्ट हम बात कर रहे हैं ना, सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। यकीन नहीं होता तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ पे उठा के देखिएगा। फिर हाईकोर्ट के संदर्भ में बात कर लें यहाँ पे, तो वहाँ पे जजों की संख्या का निर्धारण करने का पावर जो है प्रेसिडेंट को है। संसद में जो है ना ये हो गया। फिर कॉलेजियम सिस्टम याद रखिएगा, कॉलेजियम सिस्टम जो है नामों का सिफारिश करती है, सरकार को देती है कि ये जज बनेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आपको बता दें यहाँ पे, मान लीजिए 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर लग जाता है ना, तो प्रेसिडेंट को छोड़कर बाकी जितने भी अधिकारी हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज ही क्यों ना हो, उनके भी सैलरी कट किए जा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे हम लोग एमएसपी को लेकर बात कर लेते हैं। आपको पता है एमएसपी को लेकर मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इसका नाम याद रखिएगा, वनडे एग्जाम में पूछ लेगा आपसे। 23 प्रमुख फसल है, एक संस्था है सीएसएपी, वो जो है सिफारिश करती है। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमी अफेयर जो संस्था है, जिसके प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, वो यहाँ पर फाइनल मुहर लगाती है। याद रखिएगा, कॉफी और टी इसमें शामिल नहीं है, ये ऑप्शन बना के आपसे पूछ लेगा कि क्या ये दोनों शामिल है, तो जो लोग जानकारी नहीं होगा वो लोग टिक मार देंगे। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, देश के निर्यात दिसंबर में 1% घटकर, मतलब हम लोग का एक्सपोर्ट जो है ना घट गया है। अगर 2024 की अगर हम लोग बात करें, माफ कीजिएगा 2023 में अगर हम लोग बात करें, तो उस समय जो हमारा एक्सपोर्ट था वो ज़्यादा था 2024 दिसंबर के मुकाबले, ठीक है। तो घटा है, इसके पीछे कारण हम लोग देखेंगे, लेकिन कुछ फैक्ट याद रखिए। व्यापार घाटा क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। व्यापार घाटा या ट्रेड डेफिसिट क्या होता है। अगर एक्सपोर्ट कम है और इम्पोर्ट ज़्यादा है, ठीक है, एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है, तो इसको व्यापार घाटा बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना, हमारा व्यापार घाटा 21.94 अरब अमेरिका डॉलर है, समझ रहे हैं ना, इतना का हमारा व्यापार घाटा है। अब आ जाइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों को अवमानना की कार्रवाई करने की चेतावनी दिया। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्देश दिया होगा जिसका राज्य पालन नहीं कर रहे हैं ना, तो उन्होंने कहा कि अगर वो राज्य हमारा बातों को नहीं मानेगा, हमारे आदेशों को नहीं मानेगा, तो उस पर अवमानना का यहाँ पे चार्ज लगाएंगे, ठीक है। देखिए यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया अवमानना को लेकर, या कंटेम्प्ट जो होता है ना कोर्ट, यूपीएससी में क्वेश्चन में पूछ लिया है कि जो अवमानना होता है ना, अगर आप कोर्ट की बात नहीं मान रहे हैं तो कोर्ट आप पे जो है ना अवमानना का केस लगाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो अवमानना का जो पावर है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर है, संसद को भी पावर दिया गया है कि इस तरह के मामले में कोर्ट जो है ना कानून बना सकती है, और हाई कोर्ट को भी दिया गया। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बना के यूपीएससी में पूछ लिया था। नेक्स्ट मूव पर यहाँ पे पीएम वानी योजना न्यूज में आ गया है। ये क्या है, तो देखिए फ्री वाईफाई एक्सेस देने के लिए जो है ना पीएम वानी योजना को लाया गया है, और इसलिए चर्चा में आया है क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जो दूर दराज, जो रिमोट एरिया है, दूर दराज वाला इलाकों में ना वाईफाई एक्सेस जो है मिलना चाहिए, ठीक है, सस्ते दरों में। उसको लेकर पीएम वानी योजना को लॉन्च किया गया है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन यही पूछेगा कि पीएम वानी योजना किससे जुड़ा हुआ है, तो वाईफाई से जुड़ा हुआ है।
नेक्स्ट मूव करें हमारा, तो अभी जो है ना ग्लोबल, माफ कीजिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक संस्था है, ये जो है ना कई प्रकार की रिपोर्टों को निकालती है और इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आइए एक एक करके देख लेते हैं। ग्लोबल जेंडर, माफ कीजिएगा, ग्लोबल जेंडर गैप है ना, ये निकालती है रिपोर्ट। फिर ये क्या निकालती है, ये निकालती है आपका एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट निकालती है। फिर ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट निकालती है। फिर यहाँ पे ग्लोबल टूरिज्म एंड टूरिस्ट रिपोर्ट निकालती है। तो चारों जो है ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट निकाला जिसमें ना तत्कालिक जोखिम में ना सशस्त्र संघर्ष को बोला है, जो आपस में रिवेलियन होता है ना, जैसे कि आर्मी वाले जो है यहाँ पे स्टेट पुलिस से अगर लड़ गए, ये स्टेट पुलिस जो है यहाँ पे CISF से लड़ जाएगा, इसी को सशस्त्र विद्रोह बोलते हैं। थल सेना वायुसेना से लड़ गया, वायुसेना जल सेना से लड़ रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग सशस्त्र विद्रोह। तो ये बहुत बड़ा तत्कालिक जोखिम है, याद रखेंगे आप। उसके बाद आते हैं इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा था ना, उस पर जो है ना संघर्ष विराम की सहमति बन रही है। और ये कौन सा जगह हुआ है, कतर का दोहा में। ये इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि किस जगह जो है ना इजराइल और हमास के बीच में जो संघर्ष को विराम लेने के लिए यहाँ पे सहमति बना है, तो कतर की राजधानी दोहा में, याद रखिएगा। और आपको बता दें हमास ने इजराइल पे हमला कौन सा डेट को किया था, तो 2023 में किया था 7 अक्टूबर को। ये भी याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ लेता है। 2 स्टेट थ्योरी भी याद रखिएगा, ये जो ना इजराइल और फिलिस्तीन से जुड़ा हुआ है, एक समझौता है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो कोल माइंस को लेकर यहाँ पे मैपिंग किया गया है। अब झारखंड वाला, छत्तीसगढ़ वाला, कोरबा वाला इलाका को याद रखेंगे। फिर यहाँ पे मिट्टी को लेकर यहाँ ब्लैक सॉइल है, ये एलोवियल सॉइल है, इसको याद रखेंगे आप। फिर यहाँ पे ब्लैक सी को लेकर भी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। कैस्पियन सी को लेकर पूछता है कौन सा कंट्री को सीमा साझा करता है, तो रशिया हो गया, जॉर्जिया, यूक्रेन, आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीलगिरी जो हिल है ना, डोडा बेटा जो हिल है ना, फिर अनाई मुड्डी का लोकेशन को लेकर पूछता है, नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए, इसको ध्यान रखेंगे आप। फिर यहाँ पे पोर्ट के बारे में पूछता है, ये ईस्टर्न पोर्ट है और ये यहाँ पे, माफ कीजिएगा, ये वेस्टर्न पोर्ट है और ये ईस्टर्न पोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे चेन्नई को लेकर भी बीपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन सा आर्टिफिशियल जो है यहाँ पे पोर्ट है, तो चेन्नई पोर्ट हो जाएगा यहाँ पे। फिर आ जाए यहाँ पे केटू हो गया, फिर नागा पर्वत हो गया, फिर यहाँ पे नंदा देवी हो गया, फिर कंचनजंगा हो गया, फिर डाफला हिल्स हो गया, मिहिर हिल्स हो गया। ये तमाम जो है फैक्ट को आप याद रखिएगा, बार बार चीज देखने से ना याद हो जाता। सिंधु सभ्यता वाला देख लीजिएगा, माफ कीजिएगा, सिंधु का जो ट्रिब्यूटरी है, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलुज, ऑरेंज पूछ लेता है, ये भी याद रखेंगे आप। अभी बांग्लादेश न्यूज में चल रहा है कौन कौन सा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, और म्यांमार, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, चारों पूछेगा आपसे, ठीक। ये तमाम फैक्ट हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और जो आप लोग से जो आग्रह किए हैं कि आप लोगों को कमेंट करना होगा, अपना रिएक्शन दीजिए यहाँ पे, तभी हम लोग उसको लेकर आएंगे। धन्यवाद।